गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। ठीक ठाक हैं आप लोग? हाँ। बहुत बढ़िया। आज हम लोग आप लोग 8वें क्लास में विज्ञान के अंतर्गत एक टॉपिक है, विषय वस्तु है ध्वनि। इस ध्वनि के विषय में हम लोग समझते हैं, ध्यानपूर्वक इसको समझेंगे। क्या क्या इसमें समझना है मैंने पहले ही ब्लैक बोर्ड पर अंकित कर दिया है कि हम लोगों को क्या क्या सीखना है इसमें। ठीक है, तो ध्वनि को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? साउंड। साउंड। अब पहला प्रश्न ये उठता है कि ध्वनि क्या है। पहला प्रश्न उठता है कि ध्वनि क्या है। तो ध्वनि क्या है वो बढ़िया समझ लीजिए। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो तरंगों के माध्यम से हमारे कानों में सुनने की संवेदना उत्पन्न करती है। अर्थात ध्वनि जो है हमारी ज्ञान इंद्रिय कान का विषय है। हमारी ज्ञान इंद्रियां 5 होती हैं, ये कान का विषय है ध्वनि। तो ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो तरंगों के माध्यम से हमारे कानों में सुनने की संवेदना उत्पन्न करती है। ध्वनि क्या है समझ में आया? अब ध्वनि क्या है हम लोगों को बोले तो देखिए दो चीज, क्या तरंग और ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा का रूप है। तो किस प्रकार की ऊर्जा है? किस प्रकार की ऊर्जा है? तो ये ऊर्जा जो है यांत्रिक ऊर्जा है। यांत्रिक ऊर्जा है। कैसे आपको समझाएंगे? यांत्रिक ऊर्जा है, मैकेनिकल एनर्जी है। और एक शब्द आया था तरंग। ये तरंगों के माध्यम से। तो किस प्रकार की तरंग है? तो ये अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग। और सवाल उठता है कि ध्वनि ऊर्जा का रूप है जो तरंगों के माध्यम से हमारे कानों में सुनने की संवेदना उत्पन्न करती है। तो ये बात स्पष्ट होगी कि ध्वनि में कौन सी ऊर्जा है तरंगों में मुख्य? तो यांत्रिक ऊर्जा है, मैकेनिकल एनर्जी है। दूसरा है किस प्रकार की तरंग है? तो दो प्रकार की तरंगें हम लोग आमतौर पर जानते हैं, एक अनुप्रस्थ तरंग, एक अनुदैर्घ्य तरंग। तो ध्वनि जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग। अब दूसरा सवाल ये होता है कि ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है? ध्वनि कहाँ से आ जाती है? तो ध्वनि किसी वस्तु के या कण के कंपन से, कांपने से उत्पन्न होती है। जैसे किसी चीज को हम ठोकते हैं, पीटते हैं, उसमें कंपन हो जाता है, वाइब्रेशन हो जाता है, वाइब्रेशन कंपन हो जाता है। और कंपन से ही तरंग उठता है, कंपन से ही तरंग निकलेगा। और वो तरंग जब हमारी कानों तक आता है और हमारे कान के पर्दों पर जब आघात करता है, चोट करता है, तो हमारे कान के पर्दे जो हैं, कान में जब गया तरंग और जब आघात किया तो वो तरंग जो है फिर विद्युतीय सिग्नल में बदल जाता है। और विद्युतीय सिग्नल में बदलने के बाद हमारी मस्तिष्क में चला जाता है और मस्तिष्क उसका निर्णय करता है कि इस सिग्नल का अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, जिसको हम लोग आवाज कहते हैं। तो इस तो बात जाहिर हो गया कि आवाज की सत्ता बाहर नहीं है। हम लोग जो शोर सुन रहे हैं, कहीं भी शोर होता है, तो हम लोग जो शोर सुनते हैं तो एक बार आप ध्यान रखिएगा, शोर कहीं बाहर नहीं है। शोर कहीं बाहर नहीं है। जैसे ही हम किसी चीज को ठोकते हैं, पीटते हैं, उसमें कंपन शुरू हो जाता है। जब कंपन शुरू होता है तो उससे तरंग निकलती है। और तरंग जब हमारे कानों में आकर के टकराती है तो विद्युतीय सिग्नल में बदल जाती है। और विद्युतीय सिग्नल में बदल जाने के बाद में फिर हमारे मस्तिष्क में चला जाता है। और मस्तिष्क का जो हमारा तंतु है, ज्ञान तंतु जो है, वो उसको निर्णय करता है कि इसका मतलब क्या है। अर्थात ध्वनि, आवाज की सत्ता कहीं बाहर नहीं है। बाहर एकदम सन्नाटा है। शोर या किसी भी तरह का आवाज हमारे मस्तिष्क में हो रहा है, बाहर कुछ नहीं है, बाहर कोई आवाज नहीं है। आवाज हमारे मस्तिष्क में हो रहा है। तो आप देखेंगे अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जो तरंगें उठती हैं, इसमें 3 विषय वस्तु समझना बहुत जरूरी है। जब कोई चीज कंपित होता है तो उसमें तरंगें जो निकलती है, उसमें 3 चीजें आती हैं। पहला क्या है? आयाम। आयाम क्या है? जैसे कोई वस्तु कंपित होने लगे, छोटी किसी को कंपित होने लगा, कांपने लगा, ये सही कांपेगा, इसमें वाइब्रेशन शुरू होता है। और
वाइब्रेशन शुरू होगा, इसमें से तरंग निकलेगी। तो हम समझ रहे हैं कि आयाम क्या है। तो किसी भी वस्तु का, अब ये देखिए, कोई कंपन से पहले किसी भी वस्तु का जो अपने माध्य स्थिति में रहती है, ठीक अपने पहले वाली स्थिति में रहती है, माध्य स्थिति में, तो माध्य स्थिति से इसके अधिकतम विचलन को कांपने के दौरान, कंपन के दौरान, इसके अधिकतम विचलन कहाँ तक, माध्य स्थिति से इसका कहाँ तक विचलन हो रहा है, ये माध्य स्थिति है, माध्य स्थिति से इसका कहाँ तक विचलन हो रहा है, अर्थात विस्थापन कहाँ तक हो रहा है, माध्य स्थिति से इधर या इधर। तो माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को ही आयाम कहा जाता है। वस्तु यहाँ पर है और जब ठोकेंगे तो हिलेगा, चाहे ऐसे हिले चाहे ऐसे हिले। कोई भी वस्तु या कण कंपन होता है तब तो उसमें तरंग मिलेगा और तभी जाकर के हमारे मस्तिष्क में जाएगा और आवाज समझ में आएगा। तो ये क्या बोले हम, किसी वस्तु के माध्य स्थिति से अधिकतम विचलन को आयाम कहा जाता है, अधिकतम विस्थापन को आयाम कहा जाता है। जैसे कि माध्य स्थिति है, यहाँ से ऐसे आया, ये कहा जाएगा कि इतना दूर इसका आयाम, और आयाम को हमेशा मीटर में मापा जाता है। आयाम को हमेशा मीटर में मापा जाता है। आयाम को हमेशा मीटर में मापा जाता है, याद रखिए। और दूसरी बात आती है आवृत्ति। आवृत्ति क्या है? आवृत्ति को अंग्रेजी में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? जब किसी वस्तु को ठोकते हैं, जब कांपने लगती है, तो देखिए एक कंपन कहाँ से हो जाए, जैसे माध्य स्थिति है, यहाँ से ये वस्तु ऐसे चली माध्य स्थिति से, फिर यहाँ पर आई, फिर यहाँ पर आई, ऐसे आई, तो इसको कहा जाता है कि एक बार कंपन हो गया, माने बाएं से दाएं गई, बाएं से दाएं गई और फिर दाएं से बाएं अपने पूरे पहले वाले जगह पर आ गई, तो एक दोलन कहा जाता है, एक कंपन कहा जाता है। और एक सेकंड में कोई भी वस्तु जितना बार कंपित हो जाती है, जितना दोलन पूरा कर लेती है, जितना बार कंपन उसमें होगा, एक सेकंड में, याद रखना, एक सेकंड में जितना बार दोलन होगा वही उसकी आवृत्ति कही जाती है। अर्थात एक सेकंड में कोई वस्तु विशेष कितना कंपित हुआ, एक सेकंड में कितना दोलन पूरा किया, वही उसकी आवृत्ति हो जाती है। और इस आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में, एक जेड, छोटा जेड, हर्ट्ज में मापा जाता है। अब आते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या है? काल का मतलब समय होता है। आवर्तकाल का मतलब क्या हुआ? आवर्तकाल का मतलब हुआ कि कोई भी वस्तु एक दोलन पूरा करने में, एक कंपन पूरा करने में कितना समय लेती है, और एक कोई भी वस्तु एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेती है वही उसका आवर्तकाल कहलाता है, आवर्त का समय कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। अब आते हैं अगले टॉपिक पर, प्रबलता। प्रबलता क्या है? या प्रबलता को तीव्रता भी कहा जाता है। प्रबलता और तीव्रता क्या है? तो इसका सीधा संबंध बाबू समझ लेना आयाम से है, और बढ़िया समझ लेना इसको। इसका सीधा संबंध आयाम से है, प्रबलता का सीधा संबंध आयाम से है। कहने का मतलब जिसका आयाम अधिक होगा, जिसका आयाम अधिक होगा, विस्थापन अधिक होगा माध्य स्थिति से, जिसका आयाम अधिक होगा वो ध्वनि प्रबल होगी, वो ध्वनि तरंग प्रबल होगी, जोर का आवाज होगा, ध्वनि तरंग प्रबल होगी। और जिसका आयाम कम होगा ध्वनि तरंग वो प्रबल नहीं होगी, जिसका आयाम अधिक होगा प्रबल हो जाएगा। ध्यान देना। तो अब उठता है, इसको मापा जाता है डेसिबल में, इसको छोटा डी और बड़ा बी, इसको डेसिबल, आयाम जो है डेसिबल में मापा जाता है। तो हम लोग जो सामान्य बातचीत करते हैं, सामान्य बातचीत जैसे कि हम लोग बात करते हैं, वो 60 डेसिबल का होता है। और जो शोर होता है और भी हवाई जहाज का ये सब और सब चाहे अलग अलग। कहने का मतलब कि ध्वनि की प्रबलता तेज है कि धीरे है, इसको मापा जाता है डेसिबल में, याद रखना है। इसके बाद में एक शब्द आता है तारत्व। तारत्व का सीधा संबंध जो है आवृत्ति से है। तारत्व का सीधा संबंध आवृत्ति से है। आवृत्ति, ये वाला आवृत्ति, इसका संबंध आवृत्ति से है। जिस ध्वनि तरंग में आवृत्ति ज्यादा होगी, जिस ध्वनि तरंग की आवृत्ति ज्यादा होगी उसमें तारत्व ज्यादा होगा, अर्थात पतला होगा। तारत्व ज्यादा होगी, आवाज
पतला होगा, जैसे कि सीटी की आवाज, लड़कियों की आवाज में फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। और लड़कों की आवाज में जैसे ही आवृत्ति ज्यादा हो जाती है तो लड़कियों की आवाज हो गई, सीटी की आवाज हो गई, पतली हो जाएगी आवाज। लेकिन जैसे ही ये आवृत्ति कम है तो आवृत्ति कम जब होगा तो आवाज मोटा होगा, जैसे पुरुष की आवाज, शेर की धार। ये इसका संबंध जो है तारत्व तीखापन, तारत्व का मतलब तीखापन। तो ये दोनों में आप संबंध देखेंगे, आयाम में और आवृत्ति में। आयाम अधिक हो जाता है, आवृत्ति कम हो जाएगा। ध्यान देना, आयाम अगर अधिक है, विस्थापन अधिक है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कम हो जाएगा। अगर आयाम कम है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। इसके बाद में हम लोग एक चीज और देखते हैं। अब ध्वनि के प्रकार को हम लोग देखते हैं। कितने प्रकार की ध्वनि, कितने प्रकार की ध्वनि के प्रकार में आप 3 देखेंगे। पहला श्रव्य तरंग, श्रव्य तरंग, श्रव्य ध्वनि, श्रव्य ध्वनि तरंग। एक दूसरा प्रकार होता है अश्रव्य, अश्रव्य, अश्रव्य ध्वनि तरंग। एक तीसरा होता है पराश्रव्य, पराश्रव्य, पराश्रव्य ध्वनि तरंग। देखिए अब इसमें क्या ध्यान देना है। श्रव्य का मतलब होता है मनुष्य को सुनने लायक ध्वनि, जिसको हम लोग सुन सकते हैं, मानव जिसको सुन सकता है, वैसे ध्वनि को हम लोग कहते हैं श्रव्य तरंग, श्रव्य ध्वनि तरंग। जिसको हम लोग सुनते हैं, मानव जिसको सुनता है, श्रव्य ध्वनि तरंग। तो इसका परास कहां तक है, फैलाव कहां तक है? तो ये जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनियों को हम लोग सुन सकते हैं। आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति वाले ध्वनियों को हम सुन सकते हैं। न इससे कम वाले को हम सुन सकते हैं, न इससे अधिक वाले को हम सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से जिसका कम होगा आवृत्ति नहीं सुन सकते। 20,000 से ज्यादा होगा ये हमको सुनाई नहीं देगा। तो यहाँ पर एक ध्यान देना, जितना हम लोग आवाज सुनते हैं उतना ही आवाज नहीं है। आवाज की तरंगें, ध्वनि तरंगें इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में बहुत है। लेकिन या हम उन्हीं को सुनते हैं जो 20 से 20,000 के हैं। 20 से जो कम होगा हमको सुनाई नहीं देगा, 20,000 से ज्यादा होगा नहीं सुनाई देगा। अब इसको अश्रव्य तरंग देखते हैं। अश्रव्य कहा जाता है, अश्रव्य माने सुनने से कम, सुनने से कम। तो ये जब भी होता है 20 हर्ट्ज से कम होता है। अश्रव्य 20 हर्ट्ज से कम होता है एकदम, ये सुनाई नहीं देगा हम लोगों को 20 हर्ट्ज से कम होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि इसको कोई नहीं सुनता है। बहुत से जानवर हैं जिसको सुन लेते हैं, जैसे हाथी सुन लेता है, कुत्ता सुन लेता है, हाथी सुन लेता है। 20 हर्ट्ज से नीचे वाले हम लोग को नहीं सुनाई देता। अब एक दूसरा तीसरा ध्वनि तरंग का प्रकार है जिसको कहा जाता है पराश्रव्य। पराश्रव्य, परा मतलब दूर, परा का मतलब होता है दूर, मतलब सुनने से दूर। हम लोगों को, मानव को ये सुनाई नहीं देता है। अश्रव्य भी नहीं सुनाई देता है, पराश्रव्य भी नहीं सुनाई देता है। क्यों पराश्रव्य नहीं सुनाई देता है? क्योंकि ये जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति वाली तरंगें होती हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि इसको कोई नहीं सुनता है। बहुत से जीव इसको सुनते हैं, जैसे कि आप लोग देखा होगा आप लोगों ने, जैसे कि चमगादड़ सुन लेता है इसको, चमगादड़ सुन लेता है। और भी जानवर हैं, कहा जाता है कुत्ते भी सुन लेते हैं। 20 हर्ट्ज से कम वाले भी कुत्ते सुन लेते हैं और 20,000 से ज्यादा वाले भी सुन लेते हैं। तो ये हम लोगों का हो गया ध्वनि का प्रकार। अब एक अगला टॉपिक है जिसको देखते हैं ध्वनि की चाल। अब ध्वनि की चाल देखते हैं, इसको मिटाते हैं, ध्वनि की चाल देखते हैं। चलिए अब चाल देखते हैं, ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल। तो सबसे पहले उठती है कि ध्वनि की तरंगें चलती हैं, ध्वनि की तरंगें चलती हैं तो इनका चाल क्या है, इनका वेग क्या है, समझ आ रहा है?
इनका वेग क्या है, इनका चाल क्या है। तो पहला ये बात आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा कि ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है। प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ता है, प्रकाश निर्वात में भी माध्यम हो न हो, प्रकाश की चाल पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन ध्वनि को चलने के लिए माध्यम जरूर चाहिए, मीडियम जरूर चाहिए। तो सवाल उठता है कि ध्वनि तरंग जो है वो ठोस में भी चल सकता है, द्रव में भी चल सकती है, गैस में भी चल सकती है। ठोस, द्रव और गैस तीनों में आपको चलने को मिलेगा। लेकिन ठोस में तो बहुत सा पदार्थ है, जैसे कि ठोस, ये ठोस में भी गमन करती है ध्वनि तरंग, द्रव में भी गमन करती है और हवा में भी, तीनों में। तो ठोस में इसका सबसे अधिक चाल अभी तक देखा गया है। देखो इसका चाल, जिस वस्तु का घनत्व, डेंसिटी ज्यादा होगा, जिसके अणु आपस में ज्यादा जुड़े रहेंगे, उसमें ध्वनि की चाल बहुत ज्यादा होती है। तो इसमें स्टील में सबसे ज्यादा इसकी चाल होती है, स्टील में सबसे ज्यादा इसकी चाल हो जाती है, स्टील में। अब इसके बाद इसकी चाल जो है, अगर आप देखेंगे पानी में, इसके बाद ठोस के बाद पानी में इसकी चाल होती है लगभग 1480 मीटर प्रति सेकंड। स्टील में अगर देखा जाएगा तो ये हो जाएगा 5920 मीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड नहीं। लेकिन अगर हवा की बात करेंगे, हवा में इसकी क्या चाल है, तो होता है हवा में चाल इसकी होती है 330 मीटर प्रति सेकंड, 330 मीटर प्रति सेकंड हवा में। देखो जिस माध्यम का डेंसिटी घनत्व ज्यादा होगा, जो घना होगा, जिसके अणु आपस में ज्यादा जुड़े रहेंगे, उसमें ध्वनि का चाल बढ़ जाता है। ठोस में सबसे ज्यादा ध्वनि का चाल होता है और द्रव में उसके बाद, हवा में उसके बाद। लेकिन आप लोग, लेकिन एक चीज इसमें देखेंगे, निर्वात जहाँ कुछ नहीं है, निर्वात जहाँ कुछ नहीं है, वहां पर ध्वनि की चाल शून्य होती है, वहां कुछ नहीं सुनाई देगा। आप निर्वात में चले जाएंगे जहाँ ये तीनों में से कोई माध्यम नहीं है, वहां पर ध्वनि जाती नहीं है। इसलिए बोले ना कि ध्वनि जब भी चलेगी तो तरंग के माध्यम से चलेगी और उसका कोई बाहर में अस्तित्व नहीं होता है। जब ध्वनि की तरंग हमारे कान में आएगी, टकराएगी तो मस्तिष्क टूट जाएगा, सूचना मिलेगा तो लगेगा कि आवाज हो रहा है। बाहर में एकदम सन्नाटा है, आवाज नाम की कोई चीज नहीं है। आवाज जब भी हो रहा है, इस बात को देखेंगे आप, हमारे दिमाग में हो रहा है, मस्तिष्क में हो रहा है, बाहर में कुछ नहीं हो रहा है। एक साधारण सा आप लोग मच्छर ले लेंगे, हम लोग हाथ पैर हिलाते हैं, आवाज नहीं होता है। देख मच्छर जो है, मच्छर को भरमाते हो, सुना है तू? 1 सेकंड में 500 बार का लगभग पटरा देता है। तो उसका एक रेंज है, जैसे कि 20 से 20,000 के बीच में जो ध्वनियां होंगी, जो ध्वनि तरंगों का फ्रीक्वेंसी होगा, वही हम सुन पाएंगे, बाकी हम लोग को सुनाई नहीं देती है। तो इन सब बातों को आप लोग ध्यान में रखेंगे और इसको समझेंगे। और ये जो है आपके जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन बहुत ही काम आती हैं। तो आप लोग इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। और आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, चलिए आप लोगों को कमेंट भी दे देंगे।